हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे हैं। रेस्क्यू मिशन का 10th लेक्चर में आपका स्वागत है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट, जिसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया हुआ है, इसमें किरचॉफ लॉ के बारे में बात किया हुआ, ईस्टर्न ब्रिज के बारे में बात किया, कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में हमने बात किया, पीओआई भर भर के हमने करे हुए हैं। तो वो लेक्चर आप अगर अभी तक हमने नहीं देखा तो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप रेस्क्यू मिशन को ज्वाइन कीजिए, आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि रेस्क्यू मिशन का एक ही मकसद है कि हम किसी भी तरह से नीट 2026 में फिजिक्स को रेस्क्यू करना चाहते हैं। तो इसका जो रोड मैप है वो आपको पता है, आपको मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब टोटल हमारे इस रेस्क्यू मिशन का जो प्लेलिस्ट है उससे नीट के 180 मार्क्स है, 56 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर में आपको स्वागत है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ईएमएफ के बारे में बात करेंगे, सेल के बारे में बात करेंगे, सेल का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बल्ब के बारे में बात करेंगे, पावर वगैरह उसके बारे में बात करेंगे, देन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब कैसे काम करता है या फिर उसका जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। ये सारी चीज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे, यहाँ पे पीवाई क्यूज की हम लोग भर भर के देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? कोई भी एक सेल होता है, कोई भी बैटरी होता है, इसके मान लेते हैं एक सेल है हमारे पास, ये होता है सेल, इसका इस चीज को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं और इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये दोनों का डेफिनेशन हम देखते हैं। अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक बैटरी होता है, उस बैटरी के जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, उस टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल को ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं जब करंट का वैल्यू जीरो होता है। मींस ओपन सर्किट में ईएमएफ जो है वो खो जाता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अब बात यहां पे है कि अगर करंट फ्लो कर लेता है तो उस सिचुएशन पे क्या होगा? पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग ईएमएफ बोल रहे हैं। अगर करंट फ्लो कर दिया तो उस कंडीशन पे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो बैटरी, उस रेजिस्टेंस का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल आर। तो हमने ये देखा हुआ है। तो ये हो गया आपके लिए ईएमएफ, ईएमएफ, और ये हो गया आपके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया आपके लिए सेल। अब ये पॉइंट हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट, ये बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट। इस टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, दैट मींस आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाले में करंट फ्लो कर रहा होता है, तब जाके जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे दो केस यहाँ पे बन के आता है आपके पास। जो दो केस है, अगर हमने बैटरी को कनेक्ट करा किसी लोड के साथ, मींस लोड होता है जो रेजिस्टेंस है, तो उस कंडीशन पे बैटरी जो है वो क्या करेगा? सोर्स के जैसा काम करेगा, बैटरी से ही करंट बहेगा, इसका मतलब बैटरी का डिस्चार्ज होने वाला है। तो दो केस हमारे पास यहाँ पे होगा। पहला केस जो है हम इसको लिखेंगे तो डिस्चार्जिंग मोड, डिस्चार्जिंग मोड, डिस्चार्जिंग मोड हो जाएगा किसका? बैटरी का। उस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सोर्स जैसा बिहेव करता है वो कौन? ये आपके जो सेल है वो सोर्स जैसा काम करता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक सेल हो गया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा। तो ये क्या करेगा? ऐसे करंट को बहाएगा। बाकी कहानी सेम ही है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके लिए कैपिटल आर हो गया। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे करंट है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपके लिए बी हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? अब इन दोनों टर्मिनल के बीच का निकालना है। सो करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा होता है, करंट अगर इस तरफ फ्लो करेगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन पे आप मूव करा दो, दैट मीन्स आप ऐसे कर दीजिए वी ए, ये वी ए है, ये फिर माइनस को छोड़ रहा है सो माइनस ई एम एफ, और फिर यहाँ पे प्लस को छोड़ रहा है सो आई इंटू आर। ये जो आई इंटू आर ये हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो बैटरी में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आप पहुंच गए, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको इस तरफ लेके आ जाइए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं चार्जिंग मोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स होते हैं वो ईएमएफ से कम होता है। सो आप बोल सकते हैं वोल्टेज ए बी जो है वो ईएमएफ से कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ईएमएफ से ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वो वाला पोटेंशियल ड्रॉप माइनस हो रहा है। अगर मैं दूसरा केस यहाँ पे लेता हूँ, सेकंड केस मीन्स चार्जिंग मोड में, कौन सा मोड में? ये चार्जिंग मोड में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बैटरी ही एक लोड जैसा काम कर रहा है, बैटरी आपको एक लोड जैसा दिखेगा। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं बड़ा सा बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसा ऐसे होता है ना कि गाड़ी का जो बैटरी वगैरह होता है वो मान लीजिए अपने यहाँ पे क्या हो गया
यहाँ पे आपने देखा कि वो डिस्चार्ज हो गया। तो हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्जिंग करने के लिए किसी दूसरे बड़े सोर्स के पास लेके जाते हैं, या इलेक्ट्रिकल जो आजकल अप्लायंसेस वगैरह होता है उसमें तो वैसे ही कहानी होता है। तो इवन तो आपके पास, आपके हाथ में जो जिस मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं उसी का भी तो कहानी वही है कि डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लग इन कर लेते हैं और उसके बाद चार्ज होना लग जाता है। फिर हम काम करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, सर का वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। तो ये कहानी हमारा यहाँ पे है। सो ये ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये बड़ा सा जो भी है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये हो गया आपके लिए ए, यहाँ पे हो गया आपके लिए बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो देखिए करंट इस तरफ आ रहा है तो ये प्लस या माइनस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो लंबा वाला लाइन होता है उसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, जो छोटा वाला लाइन होता है उसको हम लोग लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये आपके लिए प्लस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। सो वी ए, किरचॉफ वाला लॉ लिखते हैं, फिर माइनस, जिसको छोड़ेंगे उसी का साइन यहाँ पे लिखेंगे, माइनस को छोड़ रहे हैं, फिर दोबारा माइनस आई इंटू आर, दैट इज इक्वल टू बीवी। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है आई इंटू आर। ठीक है जी। यहां पे देखिए दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जब ये बैटरी लोड जैसा काम कर रहा है या चार्जिंग मोड में है। तो उस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं भाई, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ए बी, उसी को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, व्हिच इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। इसमें क्या था, लेसर देन था, और उसमें क्या था, ग्रेटर देन ईएमएफ सेल। तो आपको ये दोनों चीज आपके दिमाग में रखना है। सेल का पहली बात तो ईएमएफ क्या है, इस पूरा स्लाइड में हमने देखा ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जब करंट का वैल्यू 0 होता है, ओपन सर्किट होता है, तो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो बैटरी जब करंट फ्लो कर रहा होता है, उस सिचुएशन में बैटरी जो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब चार्जिंग मोड में आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस देन ईएमएफ होता है, और डिस्चार्जिंग मोड में ये होता है, और चार्जिंग मोड में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ग्रेटर देन ईएमएफ होता है। कहानी समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज विद करंट। सो यहाँ पे करंट के साथ जो ग्राफ होगा उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यहाँ पे हो गया आपके लिए टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे हो गया आपके लिए करंट। सो ये V है। अब हमारे पास दो कहानी होता है, एक होता है चार्जिंग या फिर आप बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग। सो ये डिस्चार्जिंग मोड है, ये डिस्चार्जिंग मोड हो गया। अब डिस्चार्जिंग मोड में क्या होता है, अगर मैं इसको इक्वेशन को लिखूं V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, सिंपल सिंपल बातें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे C जो है, यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे C जो है वो E है, दैट मीन्स अगर करंट का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ईएमएफ है। सिंपल सिंपल बात है। आप यहाँ पे ऐसे या कहीं भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे ऐसे ईएमएफ है। ठीक है जी। अब जब करंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कहानी क्या है? सो ये ऐसे ही आपको जाने को दिखेगा। और दूसरी बात यहाँ पे है, ये आपका जो पोटेंशियल जो आपके स्लोप है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, माइनस आर हो रहा है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन ऐसे होने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे लिए अगर आप यहाँ पे ऐसे बोलो कि ये है, इधर से करंट, इधर से V, और ये चार्जिंग वाले मोड में, जब ये लोड जैसा काम करता है, इसको डिस्चार्जिंग का मतलब सोर्स होगा, और ये हो गया आपके लिए एक लोड। सो इस केस में क्या होगा, देखिए V इज इक्वल टू आई आर। सो इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब ये हो गया आई इक्वल टू 0 पे ये ईएमएफ होगा इतना, और फिर आप करंट बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते हुए नजर आएगा। तो ये हो जाए स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप जो है वो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये दोनों ग्राफ आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि ग्राफ में नीट सवाल पूछता है। ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई और कहानी नहीं है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर हम देखेंगे, सेल को हम लोग दो कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, जैसे हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करें तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में आपने ऐसे बैटरी को कनेक्ट करा एंड सो ऑन, और फिर इसको हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लिया एक लोड के साथ। सो यहाँ पे ईएमएफ E1 R1 E2 R2 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये सेल जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो वैल्यू होगा दैट इज E1 प्लस E2 एंड सो ऑन, जितना भी होगा वो। ये सारे रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सो R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। बिल्कुल समझ में आता है। अब करंट का वैल्यू जो होगा वो कितना होने वाला है भाई, इसका मतलब आपने इस पूरा सर्किट को हटा के ऐसे चेंज कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे आपने एक ईएमएफ को लिख लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके लिए लोड हो गया। सो ये आर इक्विवेलेंट आर हो गया,
यहाँ पे E इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो गया। तो सारे कहानी यहीं पे है, एक छोटा सा सर्किट बन गया, इन सबको हटा के आपने एक इक्विवेलेंट ईएमएफ में कन्वर्ट कर दिया, एक बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I का वैल्यू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई यहाँ पे R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। अब यहाँ पे स्पेशल केस ये है, अगर स्पेशल केस के मैं देखूं तो स्पेशल केस में से लिख सकता हूं स्पेशल केस n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स। अगर n आइडेंटिकल सेल्स होगा तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, सो ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू ई। बिल्कुल समझ में आता है। R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो n इंटू आर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनमें से अगर कुछ बैटरी या कुछ बैटरी को हमने अपोजिट पोलैरिटी में लगा दिया, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं n नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ n अगर है उसमें m नंबर ऑफ पोलैरिटी, m नंबर ऑफ बैटरी का अपोजिट कर दिया, तो एक ने दूसरे को मार दिया। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं इसका जो नेट ईएमएफ का वैल्यू होगा वो n इन माइनस ट्वाइस m इंटू ई हो जाएगा। मीन्स एक अकेला नहीं जाएगा, दूसरे को काट के जाएगा। मीन्स इसको अगर अपोजिट कर देंगे, इसको अगर अपोजिट कर देंगे तो एक दूसरे को काट देगा, मतलब अकेला नहीं जाएगा, वो साथ में जाएगा, वो सिंगल नहीं रहता भाई, सिंगल लेके नहीं जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ऐसा नहीं है, माइनस नहीं होगा, सीधा एनआर होगा। करंट का वैल्यू आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स हम यहाँ पे पैरेलल पढ़ने वाले हैं। पैरेलल का मतलब आपके पास ऐसे एक सेल हो गया, यहाँ पे दूसरा सेल यहाँ पे हो गया, फिर ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करा, बहुत सारे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। सो यहाँ पे E1 R1, यहाँ पे E2 R2 और यहाँ पे R है। सो इसको हटा के अगर आप एक सेल में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप एक सेल में कन्वर्ट करते हैं तो ये R, ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट होगा। ये कैसे होता है भाई, इनमें सारे के सारे यहाँ पे देखिए ये पूरा पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। ये क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं सिंपल सिंपल बातें हैं। इसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, सो ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2। अगर आपको और भी है तो आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको कौन सा ई इक्विवेलेंट का निकालने का तरीका। सो जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखे तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आप करते जाइए इसको, है कि नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ जी सर। उसके बाद आर इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। तो ये कहानी ऐसे बन के आता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे स्पेशल केस है, मीन्स एन आइडेंटिकल है, एन आइडेंटिकल सेल्स होगा, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा, आप ध्यान से देखिए, इस इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो सिंपल ई हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे भी, हर जगह पे ई है, आर आर है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे सिंपल ई हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए सारे के सारे पैरेलल है, तो एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो एन डिवाइडेड बाय आर हो सकता है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। करंट का वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा आसान हो गया, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, आपको अपने आप सारे समझ में आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो मैक्सिमम करंट कब होता है ये आपको बता दूं, मैक्सिमम करंट तभी होता है जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होते। तो कभी कभी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि करंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा और बैटरी जो है वो मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करने वाला है। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं सम स्पेसिफिक पैरामीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पी नॉट को। पी नॉट होता है रेटेड पावर। क्या होता है ये, रेटेड पावर। जो आपने कभी बल्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं इधर, तो कभी बाजार में जाते हैं तो बाजार से आप क्या करते हैं, एक बल्ब को लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में चाहे वो एलईडी लेके आए, कुछ भी लेके आ जाए, तो उस कंडीशन पे आपने क्या देखा कि उस बल्ब में कुछ लिखा हुआ होता है, रेटिंग, आपको पावर लिखा हुआ होता है, रेटिंग वोल्टेज भी लिखा हुआ होता है। सो वी नॉट जो है वो रेटिंग है, रेटिंग वोल्टेज या रेट वोल्टेज ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है जी, ये आपको गिवन रहता है, ये आप आराम से इसमें देख लीजिएगा। अब इन दोनों का केस जब होता है आपके पास आता है तो उस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं इसका जो भी रेजिस्टेंस वगैरह है उसका वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट। सो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कभी नहीं होने वाला है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। सो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो रेटिंग है और वो उस फिलामेंट के लिए होता है या उस बल्ब के लिए ही इतना होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी नॉट, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी करंट आप सप्लाई बदल लेंगे तो उस हिसाब से पावर का वैल्यू बदलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। सो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पावर एक्चुअली होता क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम ऑब्वियसली। अब इस वर्क का जो वैल्यू होता है वो Q इंटू वी होता है। मीन्स अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इतना एक्सिलरेट करवा रहे हैं तो उसका एनर्जी या फिर वर्क का वैल्यू इतना हो जाता है। सो एनर्जी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात यहाँ पे है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो V इंटू ये डी क्यू अपन डी टी हो जाता है। दैट मीन इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। सो ये हो जाता है आपको पावर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो पावर हो गया किसका, कोई भी बैटरी वगैरह का अगर पावर, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बोल सकते हैं और यहाँ पे आपका करंट आपको दिख रहा है। तो इस कंडीशन पे हमने देखा V इंटू आई इज पावर। सो ये तो आपने देख लिया इसका, आपने इसका देखा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे पास एक ऐसे बल्ब है और इसको किसी अप्लाई वोल्टेज में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये इसका रेजिस्टेंस वही रहने वाला है। इसमें करंट का वैल्यू जो है वो अपन ऐसा सीधा निकाल सकते हैं, V डिवाइडेड बाई आर। सो सिंपल बातें हैं। यहाँ पे V जो है वो अप्लाइड, आपने अप्लाई किए हुए, कितना अप्लाई किए हुए, और ये आपको ये सप्लाई जो भी है और ये आपको रेटिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे पावर लॉस का वैल्यू क्या होगा, सो हिट लॉस या पावर लॉस के बारे में बात अगर करें, सो पावर लॉस इज इक्वल टू, हमेशा दिमाग में रखिए, आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर लॉस होता है। अगर मुझे हिट निकालना होता है, सो किस पावर, जैसे कि बत्ती वगैरह जल रहा होता है तो कुछ देर बाद आपने देखा होगा ये गर्म हो जाता है या हिट रेडिएट करने लग जाता है, हिट रे लॉस होता है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। या अगर करंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, ये अगर कांस्टेंट होता तो उस कंडीशन पे, लेकिन यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी लिखेंगे। आई का वैल्यू जब आई इज वेरिएबल, कब होगा ये, जब ये वेरिएबल होता है बेटा। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, आई जो फंक्शन ऑफ टी हो गया। मान लेते हैं आई जो है वो आपको गिवन है टी एम्पियर, तो उस कंडीशन पे आपको बोला कि इस रेजिस्टेंस में कितना पावर लॉस होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उस रेजिस्टेंस वायर में जो हीट लॉस हो रहा है वो उसका वैल्यू कितना होगा। तो अब सिंपल बात है वो ऐसे दोनों फॉर्मूले से आप जो भी फॉर्मूला पे फिट हो रहा है, जो भी फॉर्मूला मैच हो रहा है, उस फॉर्मूले से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा पावर लॉस का वैल्यू यही होता है, और ये पावर रेजिस्टेंस में आ रहा है, वो जो भी रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है उस रेजिस्टेंस में ये पावर लॉस आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं पावर कंज्यूम्ड भी बोला जा सकता है। बात एक ही यहाँ पे आप समझ सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला जो है वो भी सेम ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये अब हीट हो गया तो आपने ये देखा हुआ, ठीक है जी। बात आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब का मतलब क्या हो गया, आपके पास 2 बल्ब है, 3 बल्ब है, 5 बल्ब है, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो नेट पावर का वैल्यू क्या आने वाला है। मान लेते हैं कोई भी बल्ब है, ऐसे आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं, अलग अलग बोल सकते हैं, इन दोनों को हमने रेजिस्टेंस में कनेक्ट करा, ये 2 बल्ब हो गया, इनको हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। और यहाँ पे आपने बैटरी वगैरह देखा हुआ है, तो उस कंडीशन पे आप देखिए इसका पावर जो है मान लेते हैं P2 है, इसका पावर जो है वो P1 मान लेते हैं, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इनको हटा के मेरे को क्या करना है, एक अलग पावर बताना है, दैट मीन्स नेट पावर यहाँ पे कितना हो रहा है वो आपको बताना है। सो दिस इज P। सो मुझे P चाहिए, इन दोनों का पावर दिया हुआ है, तो अगर रेजिस्टेंस होता दोनों को ऐड कर लेता। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमें पता हो गया, आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो R1 प्लस R2, बिल्कुल सही बात है। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है जी। R का जो वैल्यू है वो हम ऐसे देख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। अब देखिए इसका भी रेटेड वोल्टेज जो है वो V है, इसका भी रेटेड वोल्टेज V है, और यहाँ पे भी आपने अप्लाई करा V। तो उस कंडीशन पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो भी पावर होने वाला है, तो इंडिविजुअल पावर का जो वैल्यू है वो V स्क्वायर डिवाइड बाय दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है। सो 1 by P इज इक्वल टू 1 by P1 प्लस 1 by P2। तो ये किसके लिए हो रहा है, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, इसके ऊपर सवाल नीट में आ रखा है बेटा, ठीक है। पावर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। लेकिन अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन को चुना, सो ये हो गया आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीन्स आपके पास ऐसे 2 बल्ब है, या कुछ भी बोले, 2 बोले, 3 बोले, जो भी बोले, इस कंडीशन पे आपने इसको देखना है। सो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज जो है वो भी V लगाए हुए हैं, तो उस कंडीशन पे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलो क्या होगा, इसका भी पहलू आपका P1 हो गया, इसका R1 हो गया, इसका P2 हो गया, इसका R2 हो गया, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी।
दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन पे R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। सो देखिए P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, दैट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसका मतलब जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो नेट पावर का जो वैल्यू है वो आप आराम से लिख सकते हैं P1 प्लस P2। ये सिर्फ आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, ये हो गया आपके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। नीट इसके ऊपर सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। चले आगे बढ़े, यहाँ पे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो हीटर है, दोनों हीटर का नाम दिया हुआ है ए बी। यहाँ पे इन दोनों का पावर जो भी है वो दिया हुआ है आपको 2 किलोवाट, उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोवाट। These two are first connected in series and then parallel fixed to a fixed power source. Ratio of power output these two cases. So आपको एक बार बोला सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरी बार बोला आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सवाल देखिए नीट 2024 में आया हुआ है। जब अपन सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करें तब का प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं तब का प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा आपको 1/P1 प्लस 1/P2। दैट मीन्स अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो हम इसको PS का जो वैल्यू है वो सिंपल लिख सकते हैं P1 इंटू P2। मतलब अब ऐसे काम करते वैल्यू ही लिख देते ना, क्या टाइम पास कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कहानी है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करूं सो पैरेलल में क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेना होता है। सो दोनों को आपने ऐड करा सो आया 3। दोनों को डिवाइड कर लीजिए PS डिवाइडेड बाई PP और उसका वैल्यू जो होता है वो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सवाल मैंने करा ये लाइटनिंग स्पीड में मैंने करा। इसका भी लंबा चौड़ा एक मेथड होता है, बहुत जगह पे आप देख सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है कि लंबा चौड़ा इसमें मेथड बताया गया है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बता रहे सब लोग, लेकिन मैं ये सही करता हूँ। तो आप इस दिमाग में रखिएगा, ये हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मेथड है, या हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहानी है। अगर फिक्स्ड वोल्टेज आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया और आउटपुट पावर आपको चाहिए तो उस कंडीशन पे क्या होगा। सो हमारे लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो PYQ का 24 का सवाल हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक सेल जिसका EMF है 4। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है इतना, आर कनेक्टेड इन 7.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस द सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। 2022 फेज 2 में आने वाला है ये। सो वैसे समझ सकते हैं आपके पास एक EMF ऑफ सेल है, इसका वैल्यू इतना 4 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.5 हो गया और आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट करा 7.5। इससे बहुत लल्लू सवाल है जी। पूछा क्या है आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले करंट का जरूरत होगा। सो करंट का वैल्यू इसमें कितना होगा देखिए जी। सो करंट इज इक्वल टू EMF दैट इज 4 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन हो जाएगा। इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है जी, 8 हो रहा है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं करंट का जो वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर होने वाला है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है जी। अब बात यहाँ पे है कि मुझे करंट तो पता चल गया, मुझे टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। सो ये A है, यहाँ पे B हो गया। ठीक है जी, आप यहाँ पे बात करते हैं। यहां से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, सो ये हो जाएगा आपके लिए प्लस, ये हो जाएगा आपके लिए माइनस। VA से शुरू करिए, VA ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, -4, फिर यहाँ पे हो गया प्लस 0.5 और करंट का वैल्यू आप यहाँ पे, ये तो ओम हो गया ना, और करंट का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या देखेंगे 0.5, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 और दैट इज इक्वल टू VB। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको इधर लेके आ जाइए। VA माइनस VB इज इक्वल टू 3.75 वोल्ट। सो ये कौन सा आ गया, ये डिस्चार्जिंग वाले मोड का ही सवाल है। ये कौन सा मोड का है, डिस्चार्जिंग वाला। ये वैसे समझ सकते हैं डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट। कहानी समझ में आया। ये डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा, जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालो, टर्मिनल वोल्टेज। नीट 2022 में आया, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इतना एंड इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बिल्कुल सही बात है। रेशियो ऑफ देयर थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन इतना एंड इतना कितना होगा, ये आपको बताना है। सो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको एक बार दोनों बार ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है और इसमें आपको बता रहा है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उन दोनों रेजिस्टेंस में थर्मल पावर का वैल्यू क्या होगा अगर वोल्टेज सेम होगा। ये दिमाग में रखिए, रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है और वोल्टेज जो है वो सेम दिया हुआ है, तो दोनों में वोल्टेज सेम होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसका पावर आपको निकालना है, इसका पावर आपको निकालना है, इस थर्मल एनर्जी कितना होगा वो निकालना है। पावर ही निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो पावर का जो वैल्यू है अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ध्यान से दिमाग में रखिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो पावर का जो वैल्यू है वो V वाला लेंगे, V² डिवाइडेड बाई R।
लेकिन अगर हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आई स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोला? सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेस्क्यू बॉक्स। सो रेस्क्यू बॉक्स में मैं लिख सकता हूँ अगर ये सीरीज में होता है, जो बल्ब वगैरह या तो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, तो पी का वैल्यू आप कौन सा लेंगे? आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उस कंडीशन पे पी का जो वैल्यू है वो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर लेंगे। यहाँ पे कौन सा लेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वी स्क्वायर होगा। ठीक है जी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन, यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू। बिल्कुल सही बात है। सो ये बैटरी तो सेम है यार, एक ही फिक्स्ड है, तब बोल सकते हैं P1 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड P2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। आपको निकालना क्या है? दोनों का रेशियो निकालना है बस। यहाँ पे क्या करना है? P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू R2, रेसिप्रोकल है ना, सो 2:1। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:1 इज योर आंसर। मतलब बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। डीसी सोर्स आपको दिया हुआ है, मतलब अब डायरेक्ट करंट सोर्स दिया हुआ है, इसका ईएमएफ का वैल्यू ई दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है, किसी का इंटरनल यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। यहाँ पे आपको बल्ब अलग अलग दिया हुआ है, अब आपको बल्ब अलग अलग दिया हुआ है। आपको क्या पूछा? रेशियो पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन, पहला बोला ऑल आर ग्लोइंग, जब ग्लो कर रहा है सारे के सारे, और दूसरा इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, यहां से 2 आप जला दीजिए, एक को हटा देंगे, और 1 फ्रॉम सेक्शन बी, मीन्स ये 2 को हटा देना है, उसके बाद इसमें पावर का वैल्यू क्या होगा आपको बता देना है। ठीक है जी, तो जब भी हमारा पहला केस होगा तो उस पहला केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पहला केस में हम लोग इसको देखेंगे, भाई ये अगर सारे के सारे ग्लो कर रहा है तो उस कंडीशन पे इसमें क्या होने वाला है। सो सिंपल सिंपल बातें हैं, जो यहाँ पे पावर का जो वैल्यू देखेंगे वो क्या देखेंगे, इसको देखने के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये आपको दिया हुआ है, ये वी स्क्वायर, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप? आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो अब यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन होने वाला है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। सो सिंपल बात है, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल है ना, सो इसको ले आर आर आर, मतलब आर बाई थ्री, यहाँ पे आर बाई थ्री, दैट मीन्स 2r डिवाइडेड बाई 3 होने वाला है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो 3e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r है। पहला केस, फर्स्ट केस। दूसरे केस में हमने क्या देखा कि ये 2 यहाँ पे जल रहा होता है, सो अगर 2 जल रहा है और यहाँ पे 1 जल रहा होता है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास 2 ऐसे पैरेलल है और एक ऐसे सीरीज में है। सो यहाँ पे आप r लिख सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं। सो ये r डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस r हो गया क्योंकि सीरीज में r है। सो 3r डिवाइडेड बाई 2 हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। v तो आपके पास सेम ही आ रहा होता है, सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r डिवाइडेड बाई 2। सो इसको ऊपर लेके चले जाओ, सो 2e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं P1 is to P2 का जो वैल्यू है दैट इज 9:4। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ा मजा ही आ रहा है। तो हमने ये सवाल कर भी लिए है, क्या कर लिया हमने? ये सवाल हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे नीट 18 में आया हुआ सवाल है, सेट एन, ए सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टर्स, वैल्यू आपको आर दिया हुआ है ईच, और कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल एन रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा एंड देन यहाँ पे करा, और करंट का वैल्यू आपको क्या आया? आई आया। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे एन ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो नहीं, ये एन ई नहीं है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको, सीधी बात है, एक रेजिस्टर है जो आर है, इसको सीरीज में कॉम्बिनेशन कर लिया, सो ये है ना, इसके साथ इसको इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर यहाँ पे है, इसका करंट का वैल्यू क्या हो गया? E डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर, दैट मीन्स 1 प्लस एन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आई का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद बोला नाउ एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इनको पैरेलल कर दिए सेम बैटरी के साथ, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं ऐसे ऐसे कर करके इसको वही बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन सब का R डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, n नहीं, R10 कहाँ से आ गया? R डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा n, और यहाँ पे ऑलरेडी R है, दैट मीन्स आपके यहाँ पे करंट का जो वैल्यू होगा, सो करंट I प्राइम, इसका वैल्यू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई n प्लस R। कॉमन ले लीजिए, इस I डैश का जो वैल्यू है, I प्राइम का वैल्यू हो 10I हो रहा है, सो यहाँ से n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो सिंपल बातें हैं, इन दोनों पर E कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं I प्राइम का जो वैल्यू है वो I, यहाँ पे आप लिख सकते हो E कट जाएगा तो I प्राइम ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, सो R 1 प्लस 1 बाई n,
और यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपको नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, सो r to 1 + n, ये काट दो, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, n + n कट जाएगा, ऊपर में n चला जाएगा, दैट मीन्स आप लिख सकते हो i प्राइम का जो वैल्यू है वो n इंटू आई है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 10 है, सो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इस सिंपल से चीजों से आप समझ सकते हैं कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एन रेजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट करा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्वल रेजिस्टर हो गया, इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अगर सीरीज में है तो उस कंडीशन पे एनआर हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो एनआर आप बोल देंगे तो उस कंडीशन पे आपने ये देखा, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे कनेक्ट करके फिर आगे का कहानी आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सवाल है, ये नीट 2016 में आया हुआ है। सो फिलामेंट बल्ब आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है जी, इज टू बी यूज्ड इन 230 V main supply when a resistor R is connected in series. It works perfectly and bulb consume 500 power watt. So इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, तो अगर इसको हम लोग इसके साथ करते हैं तो उस कंडीशन पे आप बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे तो उसका जो भी कहानी है, उसका वोल्टेज सप्लाई जो भी है उसको मिल रहा होता है उतना, तभी तो जाके ये 500 पावर सप्लाई कर रहा है। सो 500 पावर सप्लाई कब करेगा, पावर इतना है, करंट इतना, मतलब वोल्टेज इतना, दैट मींस करंट जो भी देगा वही सेम देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P = V × I होता है ना, सो P / V, दैट मींस आप बोल सकते हैं 5 एम्पियर करंट का वैल्यू, करेक्ट। हाँ जी, अब इस बल्ब को एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, हाँ जी, चलिए, और सप्लाई कौन है, ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले कंडीशन पे 10 वोल्ट सप्लाई जाएगा, तभी तो 500 ये देगा। तो करंट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 एम्पियर। सो 5 एम्पियर अगर यहाँ से चला जा रहा है, सो 100 वोल्ट हो गया, दैट मींस आप बोल सकते हैं 100 यहाँ से घट गया, मतलब ये बैटरी जो है, ये बल्ब जो है वो 100 वोल्ट यहाँ पे खत्म कर दिया, बचा हुआ जो भी है वो इसमें बचेगा, दैट मींस 130 V, मतलब इतना वोल्ट = I × R, सो I × R हो गया। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 13, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे R, इसको डिवाइड कर दीजिए, 130 / 5 और ये हो जाएगा आपके लिए R। सो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे 26, 10 हो जाएगा, आप काटेगा तो 26 होने वाला है। सो ये आपका आंसर जो है वो 26 होगा, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और है क्या, नहीं। गैल्वेनोमीटर होता है भाई साहब, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर होता है एक छोटा सा डिवाइस जिसको हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, जो हमारे जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में। जिसमें मूविंग कॉइल मोटे तौर पे मैं बताता हूँ, दो सिलिंड्रिकल सर्किट हो, दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है, उसके बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाते थे, और सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने क्या करना होता है, एक कॉइल से हमने इसको ऐसे वायर से हम इसको कॉइल बना लेते हैं, और उसके बाद उस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और ये रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और उसके नीचे क्या होता है, एक ऐसे टॉर्शनल स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से वो रिस्टोर करता है उस टॉर्क को। सो सिंपल बातें हैं, यहाँ पे हम रिस्टोरिंग टॉर्क = मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग K × थीटा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क का, ये टॉर्शनल या स्प्रिंग का कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे बिना साइन थीटा होगा, और साइन थीटा यहाँ पे मैक्सिमम होता है, मतलब थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री करता है, सो दैट यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाए, तो ये होगा। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, करंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया एरिया। तो अब यहाँ पे सारे के सारे चीज लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया, और ये हो गया सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स, और ये हो गया आपके लिए एरिया। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे थीटा मीन्स वही डिफ्लेक्शन है, कितना ये डिफ्लेक्ट करा हुआ होगा, और इस डिफ्लेक्शन को ही हम यहाँ पे निडल में देखते हैं, या फिर आपका जो पॉइंटर वगैरह होता वो यहाँ पे दिख जाता है। सो थीटा का जो वैल्यू है वो आप सिंपल लिख सकते हैं, BNA / K × I। ठीक है जी, ये होता है सेंसिटिविटी। कहानी समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलेंगे, तो यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस मींस जितना करंट ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन उतना होगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी। तो ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर का कहानी। अब यहाँ पे देखिए आई को आगे इसके नीचे लेके आ जाते हैं, इस वाले इक्वेशन पे देखिए, थीटा / आई, सो यहाँ पे बना BANK, बैंक बोल सकते हैं आप इसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे इसको, करंट सेंसिटिविटी। अब हमारे पास ये वायर है, ऑब्वियसली वायर के पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टर होगा। अब रेजिस्टर होगा तो उस कंडीशन पे आप क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, आई को आर के साथ मल्टीप्लाई कर। सो यहाँ पे थीटा
वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई वी, दैट मीन्स अब थीटा डिवाइड बाई आई इंटू आर कर रहे हैं, इसमें भी आप आर करेंगे तो आप देख सकते हैं VAN/KR, ये हो जाएगा आपके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देता हूँ, सिंपल बात है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता हूँ, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस देन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, बट अगर नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज करा देता हूँ तो इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। जितना टाइम्स आप इंक्रीज कराएंगे उतना टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों होगा? रेजिस्टेंस उतना ही तो लेंथ से बढ़ता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अब इसको अगर हम देखें, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इस कंडीशन पे वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो चेंज नहीं होता है, सो ये कांस्टेंट रहता है। अब इस वाले गैल्वेनोमीटर तो हमने समझ लिया। अब गैल्वेनोमीटर करता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। स्मॉल करंट मेजर करता है, उसका लिमिटेशन जो है वो मिली एम्पियर में ही चलता है कहानी, ठीक है जी। अब दूसरा कहानी यहाँ पे है कि गैल्वेनोमीटर खाली करंट को मेजर नहीं करता है, वो सेंस ऑफ करंट को भी मेजर करता है, किस डायरेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में भी वो बात कर सकता है। तो आपने देखा करंट का वैल्यू निकालना और करंट का सेंस का निकालना, दोनों ही काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो अपन सर्किट में डायग्राम बनाते हैं और सर्किट में जो करंट है वो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे टाइप का आपको दिखता है। तो अगर ऐसे टाइप का दिख रहा है तो उस कंडीशन पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले सर्किट में अगर इसको रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, जल जाएगा, फूट जाएगा। तो इसीलिए इसको बचाना भी है और हमें करंट भी मेजर करना पड़ता है। तो दूसरा डिवाइस हमें चाहिए और उस दूसरा डिवाइस का नाम होता है एमीटर। अब वो एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। यानी समझ में आ रहा है क्या? बड़ा करंट सर्किट करंट को मेजर करता है और एमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जिस ब्रांच में आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस ब्रांच में आप करंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उस ब्रांच के साथ इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दीजिए, उस ब्रांच का करंट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही समझ में आता है? हाँ जी। अब इसको बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको जो गैल्वेनोमीटर होता है उस गैल्वेनोमीटर के साथ, ये गैल्वेनोमीटर जी सिंबल होता है और इसमें एक छोटा सा रेजिस्टर शंट इसको बोला जाता है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो ये एस हो जाता है, तब जाके ये पूरा गैल्वेनोमीटर बन जाता है एमीटर। ये पूरा टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। यानी समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इस वाले सिचुएशन पे एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और एमीटर का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, जो करंट का वैल्यू है वो घट जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक गुड एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? वेरी लेस होना चाहिए। लेकिन अगर आइडियल एमीटर होता है सो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। सो फॉर आइडियल, अगर आपको आइडियल एमिटर बोलता है तो ये है, और ये रियल एमिटर है बट गुड एमिटर है, या बोल सकते हैं गुड एमिटर। सो गुड एमिटर का जो वैल्यू है उस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो 0 होना चाहिए, वो आइडियल के लिए। अब अपन कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर में, एमीटर को बना रहे होते हैं। सो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, दैट मींस अब गैल्वेनोमीटर है ये। इस गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या कर रहे हैं? एक शंट रेजिस्टेंस को, छोटा सा रेजिस्टेंस को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया। ये सर्किट करंट है, इधर से आया करंट आई, यहां से करंट जाएगा आई जी, क्यों जाएगा? ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल करंट मेजर करता है और आई जी इज द फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का करंट फुल डिफ्लेक्शन में कितना है वही आपको ये बताता है, आई जी बताता है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलने वाला है, सो इस वैल्यू में आप देख सकते हो आई माइनस आई जी। तो हमने देखा यहां से और यहां से दोनों जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है वो बराबर है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं आई माइनस आई जी जी इज मल्टीप्लाइड बाई एस इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या चाहिए होता है, एस का वैल्यू निकालना होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस का वैल्यू, शंट का वैल्यू निकालने को बोलता है। सो आई जी मल्टीप्लाइड बाई दिस और यहाँ पे आई माइनस आई जी। अब आई जी से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो फॉर्मूला बड़ा सा सिंपल आता है, एस इज इक्वल टू जी, आई को करेंगे आई डिवाइडेड बाई जी को हम लोग एन बोलेंगे और ये एन माइनस वन। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एस का वैल्यू जो शंट का वैल्यू होता है दैट शंट इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आई जी। क्या होता है ये? आई डिवाइडेड बाई आई जी होता है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात होता है कि इस रेजिस्टेंस जो है वो एमीटर का क्या रेजिस्टेंस रहा होगा? सो एमीटर का रेजिस्टेंस एस इंटू जी डिवाइडेड बाई एस प्लस जी।
ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये हो गया आपके लिए शंट रेजिस्टेंस। शंट का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एमीटर का वगैरह कैलकुलेट करना है, बड़ा सा सिंपल सिंपल चीजें हैं। शंट का वैल्यू, अगर कोई भी सर्किट है जिसका गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 मान लो, करंट अब फुल रिफ्लेक्शन करंट का वैल्यू दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर या फुल आप वैसे बोल सकते हो 1 मिली एम्पियर, तो उस कंडीशन पे करंट का वैल्यू इतना है, तो लगा के आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, सवाल आएगा तो करेंगे। वोल्टमीटर क्या होता है, इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। किसका पैरेलल? जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, वोल्टेज निकालना चाहते हैं, उसके पैरेलल। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए बड़ा सा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक गुड वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लार्ज होता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं ये गुड वोल्टमीटर। लेकिन अगर आइडियल वोल्टमीटर होता है तो उस कंडीशन पे ये होता है भाई साहब इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं ये आइडियल। कौन सा है? ये आइडियल है। आइडियल में ये अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो इसको हम लोग ओपन सर्किट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओपन सर्किट कह सकते हैं। भाई ओपन सर्किट का मतलब उस टर्मिनल को आप हटा दो। ऐसे सवाल भी है, आपको दिखाया जाएगा। अब वोल्टमीटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हो गया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ बड़ा सा रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं ये हो गया आपके लिए एक वोल्टमीटर। ठीक है जी, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, बस आपका कहानी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए, यही तो हमने बोला था, कन्वर्ट करने के लिए वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर को हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लिया। भाई जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया, दैट मीन्स आपने क्या करा, इस गैल्वेनोमीटर को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए जी इधर लगाया। यहाँ पे ऐसे क्यों करते हैं, हायर बहुत बड़ा रेजिस्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, अगर रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो एरर दिखा देगा, वो गुड नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा उसके साथ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दो तो उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट भी कम ही नजर आएगा। तो इस पूरा का पूरा सिचुएशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो या किसी दूसरे टॉपिक में आप बोलो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर जी, आप थोड़ा सा छोटा वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो जो भी है आप उसका ट्रिक हमको बता दीजिए। आज मेरे को कुछ बच्चे ने बताया कि सर कुछ पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक के बारे में बात किए थे, अभी रिवील नहीं करूंगा है ना, तो उसके बारे में उन्होंने बात किया कि सर ये थोड़ा सा आप अगर समझा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं ऑब्वियसली डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर मैं इस चीज को भी आपको दिखाने वाला हूँ, और वो टॉपिक का नाम क्या होता है जानते हैं, मैं एंड पे बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको देखना है ये वाला, तो यहाँ पे V का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर का रीडिंग हो गया ये। सो वोल्टमीटर का रीडिंग I, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा IG, यहाँ पे R प्लस दिस। ठीक है जी, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी, आपको ये R का वैल्यू पूछता है, क्या पूछता है आपको, ये R का वैल्यू पूछता है। तो उस कंडीशन पे आप ये देखिए V हो गया इधर, इसको अगर आप डिवाइड करें आई जी इंटू वी जी, आई जी इंटू जी जो है उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज तो बोल सकते हैं। हाँ जी, आर का वैल्यू निकालने के लिए तो आप इसको इधर लेके आ जाओ। सो वी माइनस वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर। सो आर का वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, इस वाले वैल्यू को आप देख लीजिए तो आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई से इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसा सिंपल रख दीजिए, इसमें कौन सी बात है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज तो देखिए, यहाँ पे आप ना इसको आर का वैल्यू निकालना है, सो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होता है, तो इस कंडीशन पे आप इसको IG से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको IG को बाहर कर दीजिए, तो IG VG को बाहर कर दीजिए, सॉरी इसको VG को आप बाहर कर दीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है, सो VG को बाहर करिए, VG इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई VG माइनस 1 इज इक्वल टू IG इंटू RG। सो VG का वैल्यू IG इंटू आई होता है, ये इसे काट देंगे तो उस कंडीशन पे आप लिख सकते हैं R का जो वैल्यू है दैट R इज इक्वल टू, इसको IG इंटू जी लिखा जा सकता है, IG कैंसल आउट हो जाएगा, सो इसको n लिखा जा सकता है, n माइनस 1 इंटू जी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू हो जाएगा आपको v डिवाइडेड बाई vg। तो यहां से दो फॉर्मूला हमें मिला हुआ है, एक शंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, शंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं g डिवाइडेड बाई n माइनस 1, सिंपल आ गया। रेजिस्टेंस एमीटर में देखिए
ये देखिए G डिवाइडेड बाई n-1 और पैरेलल वोल्टेज में अपन देख रहे होते वो क्या हो जाता है G मल्टीप्लाइड बाई n-1। आने समझ में आ रहा है, उसमें G डिवाइडेड बाई n-1 था और इसमें G डिवाइडेड बाई G मल्टीप्लाइड बाई n-1। ये दिमाग में आपको रख लेना है, बढ़िया तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं मीटर ब्रिज के ऊपर। मीटर ब्रिज आपको देखना है। सो मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों है? क्योंकि 1 मीटर का लेंथ होता है उसका, एक रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे होता है। सो उस रेजिस्टेंस वायर का जो लेंथ होगा उसका नाम, उसका जो मेजरमेंट होगा वो 1 मीटर होगा और उस 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो मीटर ब्रिज की कहानी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। लीजिए यहाँ पे जो सिंबल में ड्रॉ करने वाला हूँ वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये ऐसे होता है, यहाँ पे गैप होता है और यहाँ पे जो मेटल प्लेट या वायर इसे कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से एक और गैप होता है। तो ये मीटर ब्रिज जो होता है वो जनरली अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये हो गया आपके लिए एक वायर, इसमें रेजिस्टेंस लेमडा ओम पर मीटर दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे गैप है, इस गैप में आपने एक जगह पे अननोन लगा देंगे, इस जगह पे नोन लगा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स बोल सकते हैं और यहाँ पे आपने एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया, दैट इज आप यहाँ पे P बोल सकते हैं। सो दिस इज P और यहाँ पे RB। इसको RB को हम ऐसे ले लेते हैं, ये R, ठीक है जी। सो समझ लेना है, ये R हो गया, यहाँ पे आपने P ले लिया और यहाँ पे आपने ये देखा इसका वैल्यू इतना है और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। सो ये 100 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से आप एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी को आपने कनेक्ट कर लिया, ये बैटरी हो जाएगा। बीच में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्यों? क्योंकि ये आपको नॉन डिफ्लेक्शन समझाता है। सो मीटर ब्रिज जो होता है वो तो सारे समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली जो बेस्ड होता है वो नॉन डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल में भी बेस्ड होता है। सो नॉन डिफ्लेक्शन का कहानी होता है यहाँ पे। जैसे ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग जो है वो 0 देता है। जब रीडिंग 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये बैलेंस्ड लेंथ हो गया, ये बैलेंसिंग लेंथ है। उस बैलेंसिंग लेंथ का यहाँ पे वैल्यू अपन ले लेते हैं L और यहाँ पे ले लेंगे 100 माइनस L, इतना सेंटीमीटर में अपन लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो रेजिस्टर है, इससे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ये आपने देखा लेमडा ओम पर मीटर है। सो ओम पर मीटर का जो वैल्यू है इसको मिटा के लिख लेते हैं, लेमडा ओम पर मीटर। सो यहाँ पे इस लेमडा के साथ अगर L मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, लेमडा के साथ इस वाले लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो दोनों रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स R, यहाँ पे आपने देखा P, यहाँ पे आपने देखा ये वाले को हम लोग का कुछ लेमडा इंटू L बोल लेते हैं और इस वाले को हम लोग बोल देते हैं लेमडा इंटू 100 माइनस L। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बुराई है। यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर देखा, इसमें नॉन डिफ्लेक्शन आएगा और यहाँ पे आपने एक बैटरी को देखा, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्रिज ही तो है। सो बैलेंस्ड होगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय ये, दैट मींस आप लिख सकते हैं R मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय L। तो यहाँ से आप बैलेंसिंग लेंथ वगैरह सारे चीज यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका लेंथ कितना होगा, कितने में बैलेंस होने वाला है, सारा चीज। ये दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। कहानी समझ में आ रहा है क्या? आप क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। ये मीटर ब्रिज के एक सवाल देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेस इतना resistance in the right gap at the point which divides the meter bridge wire in the ratio of 3:2. The length of resistance wire is 1.5. The length of 1 ohm of resistance wire कितना होगा? So आपको बोला कि यहाँ पे लेफ्ट गैप जो है उसमें आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रखे हुए हैं, रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड। यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किए हुए, इसको ऐसे समझ लीजिए। और इस बैलेंस जो है यहाँ पे लेफ्ट गैप में आपने रखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये राइट गैप में, यहाँ पे देखिए ये वायर इसको डिवाइड कर रहा होता है, इसका वैल्यू। तो इसमें आपको एक 10 ओम रजिस्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से आपने ये देखा गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसको मेजर किया हुआ है, इसका जो भी रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब सारे कहानी को देखेंगे, यहाँ पे अननोन था, सो 2 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 3 तो कितना हुआ भाई? सो आपने x का जो वैल्यू है वो देखा आपने 15 ओम। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, मीन्स 15 ओम के लिए इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर। सो 1 ओम के लिए कितना होगा यार? 1.5 डिवाइडेड बाई 15। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 मीटर। सो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई यहाँ पे? पहला वाला ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी। बढ़ते आगे। ये सवाल को देखिए, ये नीट
19 में आया हुआ सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है कि इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी, कितना होगा बताना है। सो यहाँ पे आपको आइडियल एमीटर आइडियल वोल्ट मीटर बोला है, मतलब कुछ मेंशन नहीं किया तो आइडियल ही समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा भाई। सो ये ओपन हो जाएगा तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा वो इसका भी पोटेंशियल वही होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दूसरा यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। सो सिंपल सिंपल बातें, यहाँ पे वी ए का जो वैल्यू है, V1 का जो वैल्यू है वो आपको कुछ एक मिला हुआ है, समझ लेते हैं, यहाँ पे 10 है। दूसरा यहाँ पे जाइए, इसमें 10 लगाया हुआ है, इसमें ये ओपन है। अगर ये ओपन होगा और ये रेजिस्टर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ये भी फिर भी यहाँ पे होगा, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? द रीजन है ये कि ओपन हो गया, पे करंट पास ही नहीं कर रहा है। सो अगेन आप यहाँ पे V2 का जो वैल्यू बोलेंगे वो भी 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, ये इसके लिए जो भी होगा इसके लिए जितना होगा उतना ही होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 10 वोल्ट होने वाला है। ठीक है जी, हाँ। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है। सो ये दोनों तो काट देते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको देखना है इधर। अब दूसरा एमीटर के बारे में बात किया। एमीटर में देखिए यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ पे ओपन है, सो यहाँ पे करंट निकालने का तरीका हो जाएगा, A1 का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स ये 1 एम्पियर। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी कोई दूसरा तो है नहीं, ये रेजिस्टेंस कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ओपन हो जाता है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है जी, सो ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, यही करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कहानी समझ में आता है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कब आया? ये IPMT 15 में आया, काफी पहले आया हुआ, बट 10 साल, लगभग 10-11 साल पहले का बात है। फिर भी आप इसके काफी बढ़िया सवाल है ये। सो सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, बैटरी आपको इतना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको इतना दिया हुआ है। सो ओम ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द एमीटर हैज कॉइल रेजिस्टेंस इतना एंड शंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, सो रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी कितना होगा। तो आपके पास एक एमीटर है, उसमें आपको बैटरी दिया हुआ है, एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो आपके पास एक बैटरी है 30, है ना? हाँ जी। यहाँ पे आपने एक एमीटर लगाया हुआ है, दूसरा आपने एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और फिर आपको बोला कि इस एमीटर में आपको क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, बताओ जरा। तो एमीटर का रीडिंग निकालने के लिए देखिए 40 डिवाइड बाई 8 ओम हो गया। इसका रेजिस्टेंस तो निकालो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। सो एमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस इतना एंड शंट का वैल्यू इतना, दैट मींस ये आपको कॉइल के बारे में बात करा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला। सो इस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का वैल्यू क्या है वो पहले निकाल लेते हैं। ये दोनों क्या होता है, 48 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 500। सो ये काट दो यार, है कि नहीं, ऊपर नीचे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे आपको हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है जी, अब यहाँ पे करेंगे कितना, 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा, सो 19, सो 19.2 इतना ओम हो जाएगा इसका वैल्यू। कहानी समझ में आ रहा है क्या? इसका एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 19.2 हो गया। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आप निकाल लीजिए। ये आपका हो गया एमीटर, इसका कोई रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू, एमीटर का रेजिस्टेंस आपको 19.2 आ रहा है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब करंट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। सो 19.2 प्लस 40.8, दैट मीन्स यहाँ पे 41, दैट इज 60 हो जाएगा। अब करंट का वैल्यू निकालना है। सो I इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स 0.5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहानी समझ में आता है कि नहीं आता है जी? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है, अगेन 15 में आया हुआ, हालांकि ये AIPMT होता है, पहले AIPMT बोलते थे इसको, है कि नहीं? हाँ जी। सो ये सवाल में क्या दिया हुआ है, A, B एंड C आर वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस R, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.5, इसका वैल्यू आप R ले लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं 1.5R और इसका वैल्यू ले लेते हैं 3R, respectively shown in figure when say some potential difference is applied between x and y। यहाँ पे आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए। सो आपको क्या बोला हुआ है कि वोल्ट मीटर रीडिंग A, B एंड C का क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखाना है। सो ध्यान से देखिए, इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई? इन दोनों का पोटेंशियल सेम होने का कहानी इसीलिए है कि अपन यहाँ पे समझ सकते हैं इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू देखिए, इन दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे सेम हो रहा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, इसका रेजिस्टेंस आप जब देखेंगे तो उस कंडीशन पे ये थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा,
1.5 मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई दिस आर, तो यहाँ पे 4.5 आर हो जाएगा, मतलब ऐड करेंगे सो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये पे काटेंगे तो आर हो जाएगा। दैट मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं दोनों का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, आर हो रहा है। ओहो हो भाई, यहाँ आर है यहाँ आर है, इसका जितना होगा इन दोनों का भी उतना ही होगा, इसका मतलब कौन सा यार, सिंपल। चलिए हाँ जी, तो 56 मार्क्स 40 प्लस 16 दैट मीन्स 56 मार्क्स। बात देख रहे हो भाई, ये 100 का आधा है, दैट मीन्स हम लोग रेस में काफी दूर चले गए हैं, काफी दूर चले गए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, रेस्क्यू मिशन आप फॉलो कीजिए, पूरा देख लीजिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, आप देखिएगा नंबर आपका बढ़ने वाला है, बूस्ट होगा ही होगा 100%। ठीक है जी। सो फॉर क्लास नोट्स डीपीपी फॉर्मूला शीट अपडेट कर मेरे को ज्वाइन कर लीजिए, वो सब कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। सो अब इसको स्कैन कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे तपदर्श फिजिक्स यहाँ पे ऐसे स्लैश है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे नीचे है, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ ऐसे तपदर लिख के ये लिखा हुआ है और स्कैन कर लो। दूसरी बात यहाँ पे डू सब्सक्राइब टू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। आप अपना मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ और फिर आपका स्कोर भी बूस्ट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और अगला लेक्चर क्या होगा आपको पता ही तो है, रेस्क्यू मिशन का वो रोड मैप आपको पता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।